कोई भी अच्छा नहीं, केवल हम अच्छे हैं। कोई भी सच्चा नहीं, केवल हम सच्चे हैं। अहम पूर्वक जो ऐसा कहते हैं वे या तो निरे अज्ञानी हैं या बच्चे हैं। मौलिक, आपको घबराहट है, मैं अपना हठी स्वभाव कैसे बदलूं? दिल और दिमाग तभी अकड़ता है जब आदमी के भीतर आग्रह जागता है। आग्रह ने मनुष्य को सदा दंडित किया है। यही कारण है उसके भीतर की मानवीय संवेदना काफूर हो गई है और अंतस में स्वार्थ ने डेरा जमा लिया है। हठ चाहे वस्तु का हो या विचार का, व्यक्ति का हो या घटना का, धर्म का हो या सत्य का, वह सदा संघर्ष को ही जन्म देता है। इसका एक ही कारण है, आग्रही व्यक्ति स्वयं को केंद्र स्थान पर मान लेता है। इस अकड़ की पकड़ का नाम ही हठ है, आग्रह है, जो चित्त को जकड़ लेता है। ऐसी आग्रही मानसिकता ने आज इंसान को कितना कठोर बना दिया है, इसे आप अपने जीवन में स्वयं महसूस कर रहे हो। मान लो आपको सीरियल देखना पसंद नहीं है, पर आपकी पत्नी को सीरियल देखना है। आप उसे मना करते हो पर वह मानती नहीं। आप अपनी बात का हठ नहीं छोड़ सकते और वह अपनी बात से पीछे हटना नहीं चाहती। ऐसे में परस्पर खींचातानी बढ़ती जाती है और विरोध का वातावरण संघर्ष का दावानल सुलगा देता है। ऐसे माहौल में न एक दूसरे के प्रति संवेदना रह पाएगी और न जीवन मूल्यों की सही पहचान हो पाएगी। ऐसे में न समर्पण रहेगा न सहानुभूति रहेगी। यूं ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ खोकर मन बिल्कुल हताश हो गया है। मौलिक, परिवार को उपवन बनाने के लिए आपको अपना हठी व्यक्तित्व छोड़ना होगा। अनाग्रह वहीं फलता है जहां ही शब्द की नहीं, भी शब्द की भाषा में जिया जाता हो। सोच का एक कोण ही शब्द में समाया हुआ है, जैसे मैं ऐसा ही करूंगा। इन शब्दों में जहां सबके अस्तित्व को नकार कर स्वयं को अहमियत दी जाती है। सोच का दूसरा कोण भी शब्द से जुड़ा है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जहां सभी विरोधी विचार को समेटकर समन्वय को स्थापित किया जाता है, जो सच्चाई की खोज का सही मार्ग है। ऐसी सापेक्ष जीवन शैली सत्य तक पहुंचाती है। आप जानते हो, यदि दही मथना है तो दोनों हाथ एक साथ एक दिशा में नहीं चलेंगे, उन्हें आगे पीछे चलाना ही होगा, तभी मक्खन निथर कर ऊपर आ सकेगा। यदि चलना है तो दोनों पैर एक साथ नहीं उठेंगे। एक पैर जमीन पर टिका रहेगा तो दूसरा पैर जमीन से ऊपर उठेगा, तभी गति संभव होगी, अन्यथा व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाएगा। वैचारिक स्वतंत्रता सबका समान अधिकार है। औरों के विचारों की उपेक्षा करना श्रेष्ठता का अवमूल्यन है। फिर भी आदमी भूल जाता है कि यह सिर्फ अपनी बात पर अड़ा रहेगा तो अंत में अकेला पड़ जाएगा। बिना विवेक और संतुलन के जल्दबाजी में यदि निर्णय लेगा तो परिस्थितियां ही नहीं, अपने कहे जाने वाले लोग ही रास्ता बदल लेंगे। सच पूछा जाए तो इसी हठ ने निजी स्वार्थ को फैलावा दिया है। स्वार्थ ने मतभेद ही नहीं, मन भेद भी पैदा कर डाला। फलस्वरूप आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी होने लगी, दिल सिकुड़ने लगे। समन्वय के अभाव में एकता खंडित हो गई। प्रेम सूखा तो घृणा, नफरत और द्वेष का ज्वालामुखी फटने लगा। अनेक प्रतिद्वंदी सड़क पर आकर खड़े हो गए। हिंसा, आतंक, शोषण, अन्याय और भय ने सबको असुरक्षित कर दिया। एक दूसरे के बीच विश्वास जैसा कुछ भी रहा ही नहीं। हकीकत यह है, जो मैं सोचता हूँ वही सही है और शेष सारे गलत है। इस विचारधारा ने आपके अहम को इतना अधिक ऊंचा उठा दिया है कि औरों की सच्चाई
आपको नजर नहीं आती, इसलिए आप उनकी बात मानने के लिए कदापि तैयार नहीं होते हो। ऐसी एक पक्षीय पकड़ ने आज आपको सफलता के चौराहे पर लाकर अकेला खड़ा कर दिया है। दरअसल अहंकार ने आग्रह को जन्म दिया है। इस धरती पर जब जब मनुष्य ने सत्ता का अहंकार किया तो उसके जीवन में विलासिता और क्रूरता आई। यौवन का अहंकार किया तो अंतहीन दुखों को आह्वान मिला, और ज्ञान का अहंकार किया तो जीवन के आदर्शों को बौना बनाना पड़ा। शक्ति का अहंकार किया तो युद्ध के खतरों ने भयभीत कर दिया, और समृद्धि का अहंकार किया तो मानव और मानव के बीच असमानताएं खड़ी हो गई। स्पष्ट है मौलिक, जो व्यक्ति औरों की श्रेष्ठताओं को सम्मान नहीं दे सकता, सबके साथ वैचारिक समन्वय नहीं बिठा सकता और दूसरों को सहने और समझने का विनम्र प्रयत्न नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जीवन के संघर्षों को खत्म कभी नहीं कर सकता। स्मरण रहे, आग्रह रस्साकशी के खेल की भांति है। आपने कभी इस खेल को ध्यान से देखा होगा। एक बहुत बड़े रस्से के एक सिरे को एक टीम अपनी तरफ खींचती है और दूसरे सिरे को दूसरी टीम अपनी तरफ खींचती है। इस खेल की जय और पराजय में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कहते हैं एक बार किसी विशाल मैदान में रस्साकशी का बड़ा मुकाबला हो रहा था। रस्सा खींचने वाले दोनों तरफ के प्रतियोगी युवा, उत्साही और शक्ति संपन्न भी थे। दोनों प्रतियोगी टीमें जीतने के लिए खूब प्रयत्नशील थी। पूरा जोर लगाकर रस्सा अपनी अपनी तरफ खींचकर पसीना पसीना हो रही थी और हाँफ रही थी। यह नजारा देखने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी थी और देखने वालों के भीतर यह उत्सुकता थी कि विजय किसकी होगी, कैसे होगी, कब होगी। सभी यही सोच रहे थे, इसमें जीत किसी की भी नहीं हो सकती क्योंकि रस्सी टूट जाएगी। उस समय एक महात्मा भी उस मैदान से होकर गुजर रहे थे। भीड़ को देखकर वे भी यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए रुक गए। उन्होंने रस्सा खींचने वाली टीम के नजदीक आकर एक प्रयत्नशील प्रतियोगी से पूछा, दूसरी टीम को हराने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रतियोगी ने कहा, जो टीम रस्सा खींचते हुए गिर जाएगी वह पराजित मानी जाएगी। महात्मा ने सहज भाव से खेल को जीतने का एक सुंदर कीमिया बताते हुए कहा, रस्सी के दोनों छोर विपरीत दिशा में खींचे जाएंगे तो सिर्फ रस्सी ही नहीं टूटेगी, खींचने वाले भी गिर जाएंगे। इसलिए रस्सी को ढीलापन देना होगा। यदि आप रस्सी को खींचने के बजाय उसे ढीला छोड़ दोगे तो आपकी जीत होगी। हुआ भी यह कि महात्मा के कथन अनुसार उस प्रतियोगी टीम के सभी प्रतियोगियों ने एकदम से रस्सा को ढीला छोड़ दिया और दूसरी टीम के सभी खिलाड़ी धड़ाम से नीचे गिर पड़े और पराजित घोषित हुए। मौलिक, जीवन में विवाद को मिटाने के लिए और विरोध को समेटने के लिए अहम की अकड़ को ढीला करने की मानसिकता तो बनानी ही होगी। जैसे उपवन के वृक्ष माली के हाथ से कटते रहते हैं, तभी वृक्षों का रूपांतरण उपवन में होता है। स्वर्ण अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तभी उसका रूपांतरण आभूषण के रूप में हो सकेगा। ऐसे ही अपनी बात का आग्रह छोड़ने के लिए मन जब तैयार होगा, तभी सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके हृदय में प्रेम की, दया की संवेदना जाग सकेगी। वृक्ष को हरा भरा रखने का काम जैसे पानी का है, वैसे ही संबंधों को हरा रखने का काम संवेदनशीलता का है। यदि आप अपने जीवन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करोगे तो आपको महसूस होगा कि संघर्ष सत्य के कारण नहीं होते, अपितु माने हुए सत्य के कारण अवश्य होते हैं। अंतःकरण की आवाज से आत्मीयता खंडित नहीं होती, बल्कि अहंकार की आवाज से आत्मीयता का खंडन अवश्य होता है। जीवन में
सत्य ही बोलना चाहिए, किंतु वह सत्य हितकारी प्रियकारी है या नहीं, इसकी जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। एक कसाई आपको पूछ ले, अभी अभी जो गाय इधर से निकली है वो किस तरफ गई है, क्या आप उस समय स्पष्ट रूप से सत्य बोलना चाहोगे? नहीं, निश्चित रूप से आप उस समय सत्य नहीं बोलना चाहोगे, क्योंकि आपका सत्य गाय की मौत का निमित्त बनेगा। इसलिए तीर्थंकर महावीर ने सत्य के पीछे सम्यक की मुख्यता दी है। सम्यक अर्थात हितकारी और प्रियकारी, सत्य जिसकी गति सर्वत्र हो सकती है। ज्ञानियों ने सत्य के 3 प्रकार बताए। पहला है प्रातिभासिक सत्य, दूसरा है व्यवहारिक सत्य और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। जो सत्य नहीं है परंतु सत्य जैसा लगता हो, उसका नाम प्रातिभासिक सत्य है। संसार में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो होती नहीं पर दिखाई देती है, जिसे हम भ्रांति कहते हैं। जैसे ट्रेन में बैठकर आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर जब बाहर के दृश्य देखे जाएं तो कैसा लगता है? उस समय वृक्ष, खेत, पहाड़, नदी, मकान आदि सभी तेजी से दौड़ते हुए नजर आते हैं, जबकि सभी जानते हैं ट्रेन दौड़ रही है, वृक्ष आदि स्थिर है, किंतु ट्रेन की तीव्र गति के कारण ऐसा प्रातिभासित होता है। इसी को प्रातिभासिक सत्य कहा जाता है, जो झूठ है किंतु सत्य लगता हो। ऐसे सत्य को पकड़कर मनुष्य ने अनेक झगड़े और प्रपंच खड़े कर दिए। जो चीज वर्तमान में उपस्थित नहीं है, आपको प्राप्त होगी या नहीं, इस मामले में अभी शंका है। फिर भी यदि उसे सत्य मानकर जो संघर्ष पर उतर आते हैं, वे लोग कितने मूर्ख कहलाते हैं। जो सत्य आज है किंतु इससे पहले नहीं था और भविष्य में भी रहने वाला नहीं है, इसका नाम व्यावहारिक सत्य है। जैसे धन, पदार्थ, शरीर, स्वजन, परिजन इत्यादि। यह शरीर इस जन्म में हमें मिला, इससे पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। धन संपदा, स्वजन परिजन, कोठी और गाड़ी आज है, पहले नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। इस व्यवहारिक सत्य की पकड़ के कारण ही आज सारे संघर्ष वैमनस्य को बढ़ा रहे हैं। जो यहाँ मिला है और जिसे यहीं छोड़कर जाना है, उसका आग्रह करना कहाँ की बुद्धिमानी है। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा त्रैकालिक सत्य का नाम पारमार्थिक सत्य है। आत्मा और उसके समस्त गुण ये पारमार्थिक सत्य है और यही सत्य समझने योग्य है, यही सत्य रक्षा करने के योग्य है और यही सत्य आत्मसात करने के योग्य है। प्रातिभासिक सत्य सर्वथा रूप से छोड़ देने योग्य है। मौलिक प्रातिभासिक सत्य सर्वथा रूप से छोड़ देने योग्य है। व्यवहारिक सत्य का आग्रह बिल्कुल करना उचित नहीं है, क्योंकि आग्रह चाहे वस्तुओं का हो या विचारों का, कदाग्रह हो या दुराग्रह हो, इस सभी प्रकार के हठ जीवन को क्लेशित ही करते हैं। सिर्फ अपनी दृष्टि को सतत पारमार्थिक सत्य पर केंद्रित करना होगा। आज मनुष्य की निष्ठा संपत्ति में है, सत्ता में है, स्वजन मित्रजनों में है, अपनी प्रतिभा में है, परंतु सत्य पर नहीं है। जिसमें निष्ठा होती है, वह अवसर मिलते ही और अनुकूल संयोग प्राप्त होते ही उसका आचरण किए बिना नहीं रहता। जैसे एक गरीब की निष्ठा अमीर बनने में है। यदि किसी गरीब को अमीर बनने का कोई अवसर मिल जाए तो क्या वह देर करेगा, बल्कि वह अवसर के इंतजार में ही होता है। इसी प्रकार चाहे संयोग की प्रतिकूलता के कारण या विवशता से असत्य का आचरण हो रहा हो, किंतु हमारी निष्ठा पारमार्थिक सत्य पर है तो अवसर मिलते ही सत्य का आचरण हुए बिना नहीं रहता। मौलिक अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान
आकर्षित करना चाहेंगे कि जीवन में आसपास के संयोग और माहौल को देखकर ही आपको अपनी सत्य बात को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन गाड़ी की भांति है। यदि गाड़ी अच्छी हो और गाड़ी चलाने वाला भी कुशल हो, किंतु रास्ता खराब है, तो ऐसे में गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। इसी प्रकार संसार के पथ पर चलने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग अलग अलग है, रुचि भिन्न भिन्न है और संस्कार भी विभिन्न है। ऐसे में जो हमें सत्य लग रहा है या जिसे हम महत्व दे रहे हैं, वह बात दूसरे को भी सत्य लगे या वह उसे समझे, यह जरूरी नहीं है। वह हमारी बात को मूल्यहीन मानकर विरोध भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई आवेश में आ जाए या तड़फड़ा जाए और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाए, तो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। जिस रास्ते पर अनेक गाड़ियों का आवागमन चल रहा हो और बहुत से पैदल यात्री भी चल रहे हो, ऐसे मार्ग पर यदि कोई अपनी मर्जी के अनुसार गाड़ी चलाने का हट रखे, तो आप जानते हो निश्चित रूप से दो ही परिणाम आएंगे। या तो वह अपनी गाड़ी को अन्य किसी गाड़ी के साथ टकरा देगा या दूसरा व्यक्ति उसकी गाड़ी के साथ टक्कर लगा देगा। उस स्थिति में उसका स्वयं का एक्सीडेंट हो सकता है या सामने वाले का भी हो सकता है। स्पष्ट है, जो गाड़ी चलाते हुए सभी का ख्याल रखता है, वह अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर लेता है। यदि गाड़ी चलाते हुए मार्ग में स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो गाड़ी की स्पीड को घटाना होगा। रेड सिग्नल आ जाए तो गाड़ी को रोकना भी पड़ेगा। यदि पीछे वाला व्यक्ति हॉर्न बजाए, तो उसे साइड भी देनी होगी। गाड़ी अपनी है पर रास्ता सबका है। इस बात को ध्यान में रखकर सबका ध्यान रखते हुए जो गाड़ी चलाता है, वह सुरक्षित रूप से दूसरों की सुरक्षा करता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। मौलिक, हम सभी अनेकों के बीच में जी रहे हैं। चाहे अपनी बात सत्य है, तथ्य भी है, सुंदर भी है और उपयोगी भी है, फिर भी आसपास के संयोग देखकर ही बात कहनी होगी, तभी जीवन में संघर्षों को दफनाया जा सकेगा।